हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे त्वरण और उस पर आधारित न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे एक विमेय गति के बारे में। थोड़ी एक विमेय गति को अपन डिटेल स्टडी करेंगे। तो आपने बोला था कण की गति के आधार पर गति को तीन भागों में विभाजित किया गया है, एक विमेय गति, द्विविमेय गति और त्रिविमेय गति। यदि कण एक सीधी सरल रेखा में गति करता है तो कण की गति एक विमेय गति कहलाती है। यदि कण एक तल पर वक्राकार पथ पर टेढ़े मेढ़े पथ पर चलता है तो द्विविमीय गति कहलाती है। और यदि कण अंतरिक्ष में हवा में आर्बिट्रेरी गति करता है, अनियमित गति करता है तो क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति कहलाती है। तो आज अपन डिटेल स्टडी किसकी करेंगे? एक विमीय गति के बारे में। तो डिस्कस करेंगे अपन लोग एक विमीय गति। तो एक विमीय गति पहली बात क्या है? सीधी सरल रेखा में गति। तो यदि कण सीधी सरल रेखा में गति करता है तो कण की गति क्या कहलाएगी? एक विमीय गति। इस एक विमीय गति को अपन दो भागों में वियोजित कर सकते हैं। बोले तो कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, बिल्कुल कण सीधा का सीधा जा रहा है, सीधी सरल रेखा में जा रहा है, तो ये एक विमीय गति हो गई। और इस एक विमीय गति को मैं क्या कर सकता हूं? दो भागों में तोड़ सकता हूं। एक बोलूंगा मैं एक समान गति और दूसरी जो होगी वो क्या होगी? असमान गति। असमान गति। जनरली अपन गति बोलते हैं तो इसका मतलब अपन वेग से मानते हैं। एक समान गति बोले तो समान है क्या? वेग। तो एक समान गति में पूरी गति के दौरान कण का वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। पूरी गति के दौरान कण का वेग नियत रहेगा। कण का वेग नियत रहने का मतलब वेग का परिमाण भी नियत रहेगा और दिशा भी नियत रहेगी। मीन्स कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है तो जनरली जब कण सीधी सरल रेखा में गति करता है तो वेग की दिशा तो नियत रहती है, लेकिन अगर वेग का परिमाण भी समान रहे, अभी मान लीजिए वेग का परिमाण 5 मीटर पर सेकंड है, t बराबर 0 पर, आपने 1.2 सेकंड पर देखा तो भी इसका वेग का परिमाण 5 मीटर पर सेकंड है और दिशा वो की हुई है। आपने t बराबर 2.7 सेकंड पर देखा तो भी वेग का परिमाण और दिशा वही है। तो अगर पूरी गति के दौरान वेग का परिमाण और दिशा नियत रहे तो इसका मतलब वेग क्या रहेगा? नियत। और वेग नियत रहेगा तो यह गति क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगी। अपन सब जानते हैं वेग सदिश राशि है और सदिश राशि है तो इस पर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। तो वेग नियत होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों के दोनों नियत होना चाहिए। बोले तो कण उसी दिशा में लगातार उसी वेग से क्या करता रहना चाहिए? गति करते रहना चाहिए। तो एक बात और बोलूं, एक समान गति में चूंकि वेग नियत है, वेग नियत होने का मतलब वेग का परिमाण और दिशा नियत है। मेरे को याद आता है तात्क्षणिक वेग का परिमाण क्या कहलाती है? तात्क्षणिक चाल। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं एक समान गति के दौरान कण एक दिशा में नियत चाल से गति करेगा। चाल नियत होने का मतलब परिमाण, वेग का परिमाण नियत हो गया और दिशा वो नियत है ही सही। तो एक समान गति के दौरान कण का वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो मैं यूं बोल सकता हूं यदि गति के दौरान कण का वेग नियत रहता है, गति के दौरान कण के वेग का परिमाण अर्थात चाल और वेग की दिशा नियत रहती है तो कण की गति क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगी। असमान गति, गति का मतलब किससे? वेग से। असमान बोले तो गति के दौरान वेग क्या है? अलग अलग है। तो मान लीजिए अभी t बराबर 0 पर वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकंड है। t बराबर 1.7 सेकंड पर वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। और t बराबर 2 सेकंड पर वेग कितना है? 12 मीटर पर सेकंड है। जनरली जब अपन एक विमीय गति पढ़ते हैं तो सामान्य तौर पर एक विमीय गति में वेग की दिशा तो नहीं बदलती, वेग का परिमाण बदल सकता है। वेग तीन प्रकार से बदला जा सकता है, केवल परिमाण बदलकर, केवल दिशा बदलकर और दोनों बदलकर।
तो एक विमेय गति में सामान्य तौर पर वेग की दिशा नहीं बदलती है, केवल उसका क्या बदलता है, परिमाण। क्योंकि अगर वेग की दिशा बदल जाए तो कण सीधी सरल रेखा में चलेगा नहीं, तब तो वो वक्राकार पथ पे चलेगा। क्योंकि अपन सब जानते हैं कण के पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कण के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो सीधी सरल रेखा में चल रहा है तो ये इसका पथ है, तो आप किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये सीधी सरल रेखा आएगी, तो वेग की दिशा तो क्या रहेगी, समान। तो सामान्य तौर पर एक विमेय गति में अगर वेग बदल रहा है तो उसका क्या बदलेगा, परिमाण बदलेगा। तो भैया लोगों असमान गति क्या होगी कि यदि गति के दौरान वेग का परिमाण वेग नियत नहीं रहता, वेग लगातार बदलता जाता है, तो यह गति क्या कहलाएगी, असमान गति। तो एक विमेय गति को दो भागों में तोड़ा गया, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होगी, यदि गति के दौरान कण का वेग नियत रहता है तो यह एक समान गति कहलाएगी। अब एक और खास बात, यदि गति के दौरान वेग नियत रहता है, यदि गति के दौरान वेग नियत रहता है तो अगर मैं त्वरण निकालने की कोशिश करूं, तो आप सब जानते हैं त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होगा, वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगा। तो पता लगा इस समय पर वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड इस दिशा में। इस समय पर वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड इस दिशा में। बोले तो ये वाला वेग और ये वाला वेग समान है, क्योंकि गति के दौरान वेग समान है। वेग समान होने का मतलब क्या है, वेग का परिमाण और दिशा दोनों समान है। तो जो अंतिम वेग है वही प्रारंभिक वेग है, परिमाण भी वही है और दिशा भी वही है। तो जब दो सदिशों का परिमाण और दिशा समान होते हैं तो वह समान सदिश कहलाते हैं। तो एक समान गति के दौरान कण का वेग नियत रहेगा, तो किसी भी समय पर आप वेग निकाल लीजिए, वह अन्य समय पर जो वेग होगा उसके बराबर होगा। तो v2 वेक्टर और v1 वेक्टर दोनों सेम टू सेम है, और जब दोनों सेम टू सेम है तो इनका अंतर कितना आएगा, 0। तो त्वरण कितना आएगा, 0। मेरी बात बाउंस हट जाती है तो थोड़ा डिटेल में समझ लें। जैसे मान लीजिए ये v2 है और ये v1 है, तो v2 वेक्टर क्या होगा, v2 वेक्टर में परिमाण भी होगी, दिशा भी होगी। तो v2 वेक्टर का परिमाण तो कितना हो गया, 5, जो कि इसकी ताक्षणिक चाल कहलाएगी। लेकिन वेग प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो माना इस दिशा में एकांक सदिश i कैप है, तो ये 5i कैप माइनस इसका परिमाण कितना है, 5i कैप बटा यहां से यहां तक का समय अंतराल। तो ये समय अंतराल चाहे कोई सा भी हो, अंतिम और प्रारंभिक वेग सेम है, तो ये चीज 0, तो भाग देंगे तो ये चीज भी 0। आप यहां से यहां तक का भी समय अंतराल निकाल लेंगे। ये वाला वेग अगेन कितना आ गया, 5i कैप, और ये वाला अगेन वेग कितना आ जाएगा, 5i कैप। फिर त्वरण 0। तो जब गति के दौरान वेग नियत रहेगा तो आप किसी भी समय अंतराल पर त्वरण निकाल लीजिए, त्वरण हमेशा 0 आएगा। जब औसत त्वरण ही 0 आ रहा है तो ताक्षणिक त्वरण भी 0 आएगा। अगर मैं ताक्षणिक त्वरण पर चल जाऊं, ये औसत त्वरण की बात करूं और ताक्षणिक त्वरण की बात करूं, तो ताक्षणिक त्वरण क्या होगा, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। चूंकि वेग समय के साथ नहीं बदल रहा, पूरी गति के दौरान समय चाहे कोई सा भी हो, वेग नियत है, तो नियतांक का अवकलन 0 है। तो एक बात है कि एक समान गति का मतलब नियत वेग से गति, पूरी गति के दौरान वेग नियत रहेगा, अर्थात पूरी गति के दौरान त्वरण क्या होगा, 0 होगा। तो इस एक समान गति का एक और नया नाम आ जाता है बिना त्वरण से गति, या यूं बोलूं अत्वरित गति। अत्वरित गति बोले तो गति के दौरान त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अब इधर आते हैं, यहां पर आते हैं असमान गति। बोले तो गति के दौरान वेग बदल रहा है, और भैया गति के दौरान अगर वेग बदल रहा है तो v2 और v1 वेक्टर सेम नहीं होंगे, और जब ये दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, तो इनका अंतर 0 नहीं होगा। इनका अंतर 0 नहीं होगा तो त्वरण भी 0 नहीं होगा, ना तो किसी समय अंतराल में 0 होगा, नहीं ताक्षणिक, क्योंकि ताक्षणिक त्वरण क्या होगा, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। चूंकि वेग लगातार समय के साथ बदलता जा रहा है तो इस v का t के सापेक्ष अवकलन 0 नहीं होगा,
क्योंकि वेग समय का फलन है, वेग समय के साथ बदल रहा है। तो ये बात है कि असमान गति का मतलब यह है कि गति के दौरान वेग नियत नहीं होगा, और वेग नियत नहीं होगा इसका मतलब उसका त्वरण शून्य नहीं होगा। अर्थात इस असमान गति का एक नया नाम आ गया, त्वरित गति। बोले तो गति के दौरान क्या होगा, उसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा। अगर अपन थोड़ी डिटेल में जाए तो इसका वेग क्यों बदला, क्योंकि इस पर बल लगा, बिना बल लगे वेग नहीं बदलेगा। और यहां पर इसका वेग नियत है, इसका वेग नियत है, बोले तो जिस वेग से गति कर रहा है लगातार उसी वेग से गति कर रहा है। इसका ये भी मतलब है कि इस गति के दौरान कण पर लगने वाला परिणामी बल शून्य है, और इस गति के दौरान कण पर लगने वाला परिणामी बल शून्य नहीं है। सिंपल सी बात है, न्यूटन बोल के चला गया अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, और अगर वो किसी वेग से गति कर रही है तो उसी वेग से गति करते रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका वेग नियत रहेगा, जिस वेग से गति करी उसी वेग से गति करती रहेगी। और अगर बल लग गया तो उसका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और उसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, जैसे ही असमान त्वरित गति आती है, बोले तो असमान गति आती है, बोले तो त्वरित गति आती है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि बिना बल लगे इसका वेग नहीं बदलेगा। अर्थात अगर इसका वेग बदल रहा है तो कहीं ना कोई बल लग रहा है। अपन अभी उस बल को स्टडी नहीं कर रहे कि ये बल किसने लगाया, किधर लगाया, क्यों लगाया, ये अपना भी स्टडी करने का पॉइंट नहीं है। वो अपन जब गति के नियम पढ़ेंगे तो वहां पर अपन उसको स्टडी करेंगे। बोले तो अभी अपन गति कारकों का अध्ययन नहीं कर रहे, अपन केवल गति का अध्ययन कर रहे हैं कि वेग क्यों बदला। उस क्यों का बस एक आंसर है कि बल लगा। कौन सा बल लगा, आप गुरुत्वाकर्षण बल लगा, विद्युत चुंबकीय बल लगा, घर्षण बल लगा, श्यान बल लगा। मेरे को उससे मतलब नहीं है किस दिशा में लगा, मेरे को उससे मतलब नहीं है कितना बल लगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है। बस बल लगने की वजह से उसका वेग बदल गया। अब वेग बदल गया तो उसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो गया। तो मैं को कण की गति का अध्ययन करना चाहूंगा कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, जब यहां पर पहुंच जाएगा तो वेग कितना होगा, इस विस्थापन में पहुंचने पर उसका वेग कितना होगा, कितना उसको समय लगेगा। मैं क्यों इनका अध्ययन करना चाहता हूं। तो एक विमेय गति को हमने दो भागों में बांट दिया, एक समान गति जिसको अपन अत्वरित गति बोल सकते हैं, और एक बोला असमान गति जिसको त्वरित गति भी बोल सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस असमान गति का मतलब जहां वेग नियत नहीं है, बोले तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो बोले तो इस असमान गति, बोले तो इस त्वरित गति को हम दो भागों में बांट देते हैं। और एक को बोलते हैं एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति, और दूसरी को बोलते हैं असमान त्वरित गति। ये बात तो तय है कि असमान गति में त्वरण उत्पन्न हो गया। अब क्या गति के दौरान त्वरण एक समान है, तो अगर गति के दौरान त्वरण एक समान है तो इसको अपन बोलेंगे एक समान त्वरित गति। और यदि गति के दौरान त्वरण बदल रहा है तो इसको अपन बोलेंगे असमान त्वरित गति। तो अभी हाल फिलहाल अपन जो स्टडी करेंगे वो ये वाली गति स्टडी करेंगे। एक विमेय गति के अंदर हम सबसे पहले इस एक समान गति को स्टडी करेंगे, फिर एक विमेय गति के अंदर हम इस असमान गति, बोले तो त्वरित गति में हम इसको स्टडी करेंगे, और फिर सबसे बाद में हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है कि ये बात क्लियर। अपन बात करें एक विमेय गति, और इस एक विमेय गति में हम सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं एक समान गति। तो एक समान गति क्या है साहब, यदि संपूर्ण गति में कण का वेग नियत रहता है तो
कण की गति एक समान गति कहलाती है। तो एक समान गति क्या होगी? यदि संपूर्ण गति में कण का वेग नियत रहता है तो कण की गति एक समान गति कहलाती है। अर्थात यदि संपूर्ण गति में कण का वेग नियत रहेगा तो कण की गति क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगी। एक समान गति की अपन एक और परिभाषा बोल सकते हैं। यदि कण समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो कण की गति एक समान गति कहलाती है। इसका मतलब क्या है? देखिएगा, मान लीजिए आप ए से बी पे गए, ए से बी तक जाने का समय अंतराल कितना है? डेल्टा T1, और ए से बी तक तय किया गया विस्थापन कितना है? S1। बी से सी तक के जाने का समय अंतराल डेल्टा T2 है, और बी से सी तक का विस्थापन कितना है? S2 है। सी से डी तक जाने का पर लगा समय डेल्टा T3 है, और सी से डी तक का विस्थापन S3 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा T1 क्या है? ए से बी तक जाने का समय, डेल्टा T2 बी से सी तक जाने का समय। अगर कोई बोले ए से सी तक जाने का समय, तो ए से सी तक जाने का समय क्या होगा? ए से बी तक का जाने का समय प्लस बी से सी तक का जाने का समय, बोले तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 होगा। ठीक है, तो मैंने यहां बात की ए से बी तक, फिर बात की बी से सी तक, फिर सी से डी तक। तो यदि ए से बी तक का जो टाइम है, बी से सी तक का टाइम है, और सी से डी तक का जो टाइम है, ये क्या हो? समान हो। मीन्स अगर मैं ए से बी तक 10 मिनट में पहुंचा तो बी से सी तक भी 10 मिनट और सी से डी तक भी 10 मिनट। यदि डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 सेम हो, तथा यदि S1, S2 और S3 भी सेम हो, तो कण की गति क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगी। एक समान गति कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि अगर मैं ए से बी तक का वेग निकालने की कोशिश करूं तो ए से बी तक के दौरान वेग क्या होगा? ए से बी तक के दौरान तय किया गया कुल विस्थापन बटा समय अंतराल, ए से बी तक जाने का लगा समय, ये ए से तक बी तक के दौरान वेग हुआ। बी से सी तक के दौरान वेग क्या होगा? बी से सी तक तय किया गया विस्थापन बटा समय अंतराल, और सी से डी तक के दौरान वेग क्या होगा? तय किया गया विस्थापन बटा समय अंतराल। तो पता लगा, अगर डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 सेम है, बोले तो समय अंतराल तो सेम है, और अगर ये वाले विस्थापन भी सेम हो जाए तो इन दोनों का अनुपात क्या आएगा? सेम, क्योंकि S1, S2, S3 सेम, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 सेम, तो इनका अनुपात भी सेम, और अनुपात सेम इसका मतलब ए से बी तक का वेग, बी से सी तक का वेग, सी से डी तक का वेग सेम, बोले तो पूरी गति के दौरान वेग क्या हो गया? समान हो गया। तो यदि गति के दौरान वेग समान रहता है तो वह गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। और मैं यूं भी बोल सकता हूं, एक समान गति में कण क्या करेगा? समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करेगा। अगर यहां से यहां तक जाने का लगा समय 10 मिनट है, यहां से यहां तक का भी 10 मिनट है, और यहां से यहां तक का भी 10 मिनट है, और पता लगा यहां से यहां तक 10 मीटर ट्रेवल किया है, यहां से यहां तक भी 10 मीटर, यहां से यहां तक भी 10 मीटर किया है। ये मैं केवल उदाहरण के तौर पे मान बोल रहा हूं। तो यदि हर 10 मिनट के अंदर वो 10 मीटर विस्थापन तय करता है,
तो विस्थापन का जो समय के साथ परिवर्तन की दर है वो क्या रहेगी, नियत। अगर हर 10 मिनट के अंदर विस्थापन 10 मीटर या समान विस्थापन है तो वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो एक समान गति के दौरान वेग नियत रहेगा, या यूं बोल सकते हैं एक समान गति कब कहलाएगी, जब कण समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करेगा, अर्थात पूरी गति के दौरान उसका वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ये मैंने एक समान गति की एक और परिभाषा बता दी। अब एक बात आती है कि भैया जब पूरी गति के दौरान वेग नियत है तो गौर फरमाइएगा। अभी आपने देखा, टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, इसका वेग मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड इस दिशा में। जब आपने टाइम देखा 0.7 सेकेंड, तब भी वेग इसका इतने ही मान का इस दिशा में। जब आपने घड़ी में टाइम देखा 1.5 सेकेंड, तो इसका मान अभी भी वही 5 मीटर पर सेकेंड उसी दिशा में। तो जब पूरी गति के दौरान वेग नियत रहेगा तो आप औसत वेग निकाल लिए, वो किसके बराबर आएगा, तात्क्षणिक वेग के बराबर आएगा। यूं समझिएगा, मान लीजिए कोई राशि है x है, इसका मान अभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी 4, कभी 6, कभी 8, कभी 5 होता है। ये राशि x है जिसका मान लगातार बदल रहा है। अगर आपसे बोला जाए इसका औसत निकालो, तो औसत निकालने के लिए मेरे सबको जोड़ना पड़ेगा, जितनी बार जोड़ा उसका भाग देना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं बात। तो इसका मान लीजिए योग आया 7, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15 और 8, 23, 28। तो यह 28/6, 28/6 कितना आएगा भैया, लमसम 24, 4 कितना बार बचा, 4 बचा 40, 40, 36 कितनी बार बचा, फिर 4, फिर लमसम 4.66 समथिंग आएगा। तो पता लगा इस राशि का मान अगर लगातार बदल रहा है तो इसका जो औसत आ रहा है वो इनमें से किसी भी मान के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है कि नहीं बात। लेकिन अगर ये x का मान अभी 3 था, थोड़ी देर बाद भी 3 है, फिर मान 3 है, फिर मान 3 है, फिर मान 3 है, फिर मान 3 है, बोले तो इस x का मान बदल ही नहीं रहा, इसका मान लगातार 3 दिन हर समय पर 3 है। तो अगर मैं इसका औसत निकालना चाहूंगा तो 3 को इन सबको जोड़ दूंगा, जितनी बार जोड़ा उतने का भाग दे दूंगा। तो 3 को 6 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 18, 18/6, अरे 3। तो अगर इस भौतिक राशि का मान बदल ही नहीं रहा, मान नियत है, तो इसका औसत भी किसके बराबर आएगा, इसके किसी भी मान के बराबर आएगा, बोले तो तात्क्षणिक मान के बराबर आएगा। तो अगर पूरी गति के दौरान वेग नियत रहता है तो आप किसी भी समय अंतराल के दौरान वेग का मान निकाल लेंगे तो वही आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसी दिशा में आएगा। ठीक है कि नहीं बात। तो भैया लोगों, चूंकि गति के दौरान वेग नियत है और जब वेग नियत है, वेग बदल ही नहीं रहा, तो आप किसी भी समय अंतराल के दौरान वेग निकालेंगे तो इस वेग का मान किसके बराबर आएगा, उसके तात्क्षणिक मान के ही बराबर आएगा। उसका जो मान आएगा किसके बराबर आएगा, तात्क्षणिक मान के ही बराबर आएगा। तो एक समान गति की खास बात क्या हुई, गति के दौरान वेग क्या होगा, नियत होगा। वेग नियत होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वेग नियत होने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी समय अंतराल के दौरान आप औसत वेग निकालेंगे, वो तात्क्षणिक वेग के बराबर आएगा। अब अगर आप त्वरण निकालना चाहेंगे, त्वरण क्या आएगा, तो आप सब जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर। चूंकि वेग नियत है तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों क्या होंगे, बराबर। आप खुद देख लो, अभी 5 मीटर पर सेकेंड है, अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, दिशा समान है, तो ये दोनों वेग परिमाण में समान, दिशा में समान, तो दोनों एक ही चीज है, तो इनका अंतर कितना आएगा, 0। इनका अंतर कितना आएगा, 0। कहने का मतलब एक समान गति के दौरान वेग नियत होगा, औसत वेग तात्क्षणिक वेग के बराबर होगा और त्वरण कितना होगा, 0 होगा। अब अपन इस एक समान गति के लिए देखते हैं कि जब कण यहां से यहां जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, उसको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो माना कि एक कण नियत वेग v से सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है। एक कण नियत वेग v से सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है।
यहां से मैंने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया है, समय गिनना प्रारंभ किया है और यहीं से मैं विस्थापन देखूंगा कि कण का विस्थापन कितना है। तो मान लीजिए कण चलते 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 यहां पर आ गया, इस ए बिंदु पर आ गया, ओ से ए तक जाने का टाइम कितना है t1, और जब ये ओ से ए पर पहुंचा तो वेग तो ये का यही रहेगा क्योंकि वेग तो नियत है, क्योंकि अपन कौन सी गति बढ़ रहे हैं, एक समान गति बढ़ रहे हैं। तो माना कि जब ये ओ से ए पर पहुंचा तो ओ से ए तक जाने का टाइम t1 है और ओ से ए तक का विस्थापन कितना है s1। ये चलते 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 इस बी पर पहुंचा और ओ से बी तक जाने का टाइम, ओ से बी तक के जाने का टाइम कितना है t2 और ओ से बी तक तय किया गया विस्थापन कितना है s2। अगर मैं ए से बी तक की बात करूं तो ए से बी तक की बात करूं तो ए से बी तक जाने का टाइम कितना आएगा t2 माइनस t1। यहां से यहां तक का टाइम t1 है, यहां से यहां तक का टाइम t2 है, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम t2 माइनस t1। यहां से यहां तक का विस्थापन s1 है, यहां से यहां तक का विस्थापन s2 है। तो a से b तक की विस्थापन की बात करूं तो a से b तक का विस्थापन क्या होगा, यहां से यहां तक का विस्थापन क्या होगा s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर। तो अगर मैं a से b तक की बात करूं तो a से b तक में t2 माइनस t1 समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन कितना है s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर है। तो अगर मैं a से b तक के अंदर औसत वेग निकालने की कोशिश करूं, औसत वेग क्या आएगा, तो औसत वेग क्या कहलाता है, कुल विस्थापन। औसत वेग क्या कहलाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। तो a से b तक का कुल विस्थापन कितना है s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर और समय अंतराल कितना है t2 माइनस t1। तो ये औसत वेग बराबर हो गया s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर बटा t2 माइनस t1। एक बात ध्यान रखना कि औसत वेग का ये सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं, कौन सी गति में लिख रहा हूं, एक समान गति, एक विमीय गति के अंतर्गत एक समान गति में लिख रहा हूं। लेकिन औसत वेग का यह सूत्र सभी प्रकार की गति के लिए सत्य है। ऐसा नहीं कि ये सूत्र इस हेडिंग के अंदर आया इसलिए लग रहा है, नहीं भैया, अपन ने इससे पहले भी औसत वेग पढ़ा था और औसत वेग के लिए बोला था कि जब भी कण गति करता है तो औसत वेग क्या होता है, कण द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात। अर्थात यह औसत वेग का यह सूत्र सभी प्रकार की गति में लागू होगा। औसत वेग का यह सूत्र सभी प्रकार की गति में लागू होगा। तो जब औसत वेग का यह सूत्र सभी प्रकार की गति में लागू होगा तो s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर बराबर औसत वेग इंटू t2 माइनस t1, यह भी सभी प्रकार की गति में लागू होगा। तो ये क्या है, t2 माइनस t1 समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन। तो t2 माइनस t1 समय अंतराल में, या क्यों बोलूं, किसी समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन किसके बराबर होगा, औसत वेग इंटू वह समय अंतराल, जिस समय अंतराल में आप विस्थापन निकालना चाहते हैं। अब चूंकि आप एक समान गति पढ़ रहे हैं, अब जो कंडीशन आएगी वो किसके लिए आएगी, एक समान गति के लिए। तो चूंकि अपन एक समान गति पढ़ रहे हैं और एक समान गति में क्या होता है भैया, औसत वेग किसके बराबर होता है, तात्क्षणिक वेग के। ये ऐसा हर प्रकार की गति में नहीं होगा, असमान गति में औसत वेग और तात्क्षणिक वेग बराबर नहीं होंगे, ये केवल एक समान गति में होंगे। इसलिए s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर बराबर v वेक्टर t2 माइनस t1। तो भैया लोगों, इस समीकरण की एक कंडीशन है, ये वाली समीकरण तो हर गति, हर प्रकार की गति के लिए लागू होगी, लेकिन यह समीकरण इसमें केवल तब बदलेगी जब ये कंडीशन हो। ये कंडीशन कब होगी, जब गति क्या होगी, एक समान गति होगी। तो यह वाली समीकरण केवल एक समान गति में ही लागू होगी। यह समीकरण केवल एक समान गति में ही लागू होगी। बच्चों को लगता है कि सर ये सेम ही तो है, ये सेम ही तो है, ये s2 माइनस s1, s2 माइनस s1, वेग आ गया, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 आ गया, मीन्स विस्थापन की जगह विस्थापन आ गया, वेग की जगह वेग आ गया, समय अंतराल की जगह समय अंतराल आ गया। लेकिन भैया लोगों, ये वाला वेग और ये वाला वेग अलग है।
ये औसत वेग है, ये औसत वेग है, और ये क्या है, तात्क्षणिक वेग। तो ये वाली समीकरण तो सभी प्रकार की गति में लागू होगी, एक वी में गति, द्विवी में गति, त्रिवी में गति, किसी भी टाइप से गति करे हर जगह पर लागू होगी। लेकिन ये वाली तभी लागू होगी जब गति के दौरान वेग क्या रहेगा, नियत, अर्थात यह समीकरण केवल और केवल एक समान गति में ही लागू होगी। अब अगर मैं इस S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर बोले तो यहां से यहां तक के विस्थापन को सिंपल S वेक्टर बोल देता, बोले तो मूल बिंदु इसको मानता और यहां से विस्थापन देखता, तो इस विस्थापन को मैंने क्या बोल दिया, S वेक्टर। और समय भी मैं यहां से यहां गिनता, तो यहां से यहां तक का जो समय लगा, चूंकि मैंने समय यहां से गिनना शुरू किया था, यहां से यहां तक का T1, यहां से यहां तक का T2, तो यहां से यहां तक का T2 माइनस T1। और अगर मैं घड़ी यहां से शुरू करता तो इस T2 माइनस T1 को मैं सिंपल क्या बोल देता, T। तो अगर किसी जगह लिखते ना कि समय T है, तो बेसिकली T भी समय अंतराल ही होता है। जैसे अगर मैं बोलूं मैं यहां से चलना शुरू करा और यहां पर पहुंचा 5 मिनट में, तो अपन को लगता है T बराबर 5, तो ये T बराबर 5 है, लेकिन बेसिकली इसको T2 और इसको T1 बोल दो ना, तो ये T2 माइनस T1 बराबर 5 मिनट माइनस 0 बराबर 5 मिनट ही है। तो किसी जगह अगर टाइम लिखा हुआ है कि यहां से यहां तक जाने का टाइम 10 मिनट है, तो ये 10 T लिख रखा है, लेकिन ये एक तरह से क्या है, T2 माइनस T1 है। लेकिन जहां प्रारंभिक बिंदु है वहां से अपन ने समय 0 कर दिया, इसलिए आपको ये T2 माइनस T1, चूंकि T1 0 है इसलिए आपको केवल T2 दिख रहा है, बोले तो केवल T दिख रहा है, तो ये आपको केवल T दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये अभी भी यहां से यहां तक का समय अंतराल ही है। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। तो अगर मैं यहां से यहां तक के विस्थापन को S और यहां से यहां तक का समय को T बोल दूं, तो यदि S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर को मैं S बोल दूं तथा T2 माइनस T1 को मैं T बोल दूं, तो समीकरण क्या बना, S वेक्टर इक्वल टू V वेक्टर इंटू T। लेकिन अगेन ये वाली समीकरण केवल कब लागू होगी, जब पूरी गति के दौरान वेग नियत होगा, अर्थात एक समान गति में ही लागू होगी। तो यहां से समीकरण क्या बना, विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। वेग से मतलब मेरा किससे, तात्क्षणिक वेग से। तो भैया लोगों अपन बचपन से पढ़कर आते हैं विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, लेकिन बचपन में वो जो वाला वेग होता था ना, वो कौन सा वेग होता था, औसत वेग। ठीक, या यूं बोले बचपन में जो अपन पढ़ा करते थे उसमें गति के दौरान वेग नियत होता था, इस वजह से अपन इस औसत वेग को क्या बोल दिया करते थे, तात्क्षणिक वेग बोल दिया करते थे। तो अगर मैं वेग बोल रहा हूं तो मेरा मतलब किससे होगा, तात्क्षणिक वेग से होगा। तो विस्थापन बराबर वेग इंटू समय केवल और केवल कब लगेगा, जब पूरी गति के दौरान वेग नियत है। अगर वेग नियत नहीं है तो विस्थापन बराबर वेग इंटू समय लागू नहीं होगा। ये जरूर लागू होगा, विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय, ये तो लगेगा, लेकिन ये नहीं लगेगा क्योंकि वेग से मतलब किससे होगा, तात्क्षणिक वेग। अरे वेग लगातार बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, तो जब वेग लगातार बदलता जा रहा है तो मैं वेग का मान कौन सा लिखूं, शुरू वाला लिखूं, थोड़ी देर बाद वाला लिखूं कि थोड़ी देर बाद वाला लिखूं, तो यहाँ वेग नहीं आएगा, तात्क्षणिक वेग नहीं आएगा, फिर संबंध क्या आएगा, औसत वेग आएगा। बोले तो विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल अपन एक समान गति पढ़ रहे हैं और एक समान गति में वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं एक समान गति के दौरान विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय। अब अगर मैं इस समीकरण का परिमाण लूं, दोनों तरफ परिमाण ले लूं, तो S वेक्टर का परिमाण और ये T तो अदिश राशि है, तो V वेक्टर का परिमाण इंटू T, तो विस्थापन का परिमाण। तो गौर फरमाइएगा, एक समान गति में कण क्या है, सीधी सरल रेखा में चल रहा है, और जब कण सीधी सरल रेखा में चल रहा है तो विस्थापन का परिमाण किसके बराबर आ गया, कण द्वारा तय की गई दूरी के बराबर आ गया। तो गौर फरमाइएगा, जब कण सीधी सरल रेखा में चलता है तो कण द्वारा तय किया गया विस्थापन का परिमाण और दूरी का मान दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से, विस्थापन का परिमाण क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई, और दूरी क्या होगा, कण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। तो जब कण सीधी सरल रेखा में चल रहा है तो मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई और जो पथ की लंबाई, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होगी।
तो जब कण सीधी सरल रेखा में चलता है तो कभी कभी मेरे मुंह से विस्थापन की जगह दूरी निकल जाता है। क्यों? एक्चुअल में समीकरण किसके लिए? विस्थापन के लिए। विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। लेकिन जब कण सीधी सरल रेखा में चल रहा है तो विस्थापन का परिमाण किसके बराबर होता है? दूरी के बराबर ही होता है। तो बहुत सी बार अपन बोल देते हैं कण द्वारा तय की गई दूरी। बेसिकली वो कण द्वारा तय की गई दूरी क्या है? विस्थापन का परिमाण। तो विस्थापन के परिमाण को मैं दूरी बोल सकता हूं। और अपन सब जानते हैं तात्क्षणिक वेग का परिमाण, तात्क्षणिक वेग का परिमाण क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल इंटू समय। तो एक और सूत्र आ गया, दूरी बराबर चाल इंटू समय। लेकिन यह सूत्र तभी लगेगा जब पूरी गति के दौरान चाल क्या होगी? नियत होगी। अगर चाल बदल रही है तो दूरी बराबर चाल इंटू समय लागू नहीं होगा। तो भैया लोगों, एक समान गति आते ही याद आएगा वेग नियत, औसत वेग तात्क्षणिक वेग के बराबर, त्वरण शून्य। और चौथी बात क्या याद आएगी? विस्थापन किसके बराबर होगा? वेग इंटू समय के बराबर होगा। अब मैं इन समीकरणों को भी अवकलन और समाकलन विधि द्वारा प्राप्त कर सकता हूं। ये तो मैंने सामान्य गणित के आधार पर दूरी, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग के मध्य संबंध देखा है। लेकिन मैं इसी समीकरण को मैं समाकलन और अवकलन विधि द्वारा भी निकाल सकता हूं। तो मैं अभी इसी समीकरण को कलन विधि द्वारा निकालने की कोशिश करता हूं। समाकलन, अवकलन, कलन आ गया ना, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कलन विधि। तो इसी चीज को कलन विधि द्वारा निकालते हैं। तो गौर फरमाइएगा कौन सी के लिए बात कर रहे हैं अपन? एक समान गति के लिए समीकरण निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, एक समान गति में वेग क्या रहेगा? नियत। वेग क्या रहेगा भैया? नियत रहेगा। अपन एक सब चीज जानते हैं कि वेग किसके बराबर होता है? विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। वेग किसके बराबर होता है? विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, अगर आपको वेग दे रखा है, विस्थापन निकालना है तो क्या करना पड़ता है? समाकलन। और वेग दे रखा है, त्वरण निकालना है तो क्या करना पड़ता है? अवकलन। क्यों? क्योंकि अपन को पता है वेग दिया हुआ है, विस्थापन निकालना है तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन क्या देता है? वेग। तो वेग का समय के सापेक्ष समाकलन क्या दे देगा? विस्थापन। वेग दे रखा है, त्वरण निकालना है तो त्वरण क्या होता है? वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर। तो जब आपको त्वरण निकालना है तो वेग में परिवर्तन की दर निकालनी पड़ेगी। तात्क्षणिक त्वरण निकालना है तो वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर निकालनी पड़ेगी। तो जब परिवर्तन की दर किसी निश्चित मान पर निकालनी तो क्या करना पड़ता है? अवकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अवकलन करना पड़ता है। तो समझिएगा, आपको वेग के बारे में जानकारी है। क्यों जानकारी? क्योंकि गति क्या है? एक समान गति। विस्थापन निकालना चाहते हैं तो ds वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? v वेक्टर dt। दोनों तरफ क्या कर दे? समाकलन कर दे। तो आप लोगों ने इजाजत दी तो मैंने दोनों तरफ समाकलन कर दिया भैया लोगों। इधर समाकलन t के सापेक्ष, इधर समाकलन s के सापेक्ष। तो इधर लिमिट t की लगेगी, इधर लिमिट s की लगेगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के संगत लगेगी। देखना, अगर समय का मान t1 से t2 तक बदल रहा है तो इसी समय के दौरान विस्थापन आएगा। वैल्यू विस्थापन क्या आएगी? लेकिन कौन से समय पर? t1 समय पर। तो माना t1 समय में तय किया गया विस्थापन कितना है? s1। और उच्चतम सीमा में क्या जाएगा? s2। यहां केवल ds है, इसका समाकलन करेंगे तो s आएगा। लिमिट लगेगी s1 से s2 तक। क्योंकि अपन कौन सी गति पढ़ रहे बताए? कौन सी गति पढ़ रहे बताए? एक समान गति पढ़ रहे बताए। और एक समान गति के दौरान वेग क्या होगा? नियत। बोले तो वेग समय के साथ नहीं बदलेगा। किसी भी क्षण पर आप देखेंगे तो वेग क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये 5 मीटर पर सेकंड, तो मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, ये पकड़ के मत बैठ जाना कि सर कण तो 5 मीटर पर सेकंड से चलता है। नहीं भैया, इसका वेग कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने केवल एग्जांपल दिया है। तो आप किसी भी समय पर इसका वेग देख लेंगे तो इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड और उसी दिशा में आपको मिल रहा है। तो वेग समय के साथ नहीं बदल रहा, अर्थात वेग समय का फलन नहीं है, अर्थात वेग समय के सापेक्ष क्या है? नियतांक है। और जब वेग नियतांक है तो इसको मैंने बाहर ले लिया। ये ध्यान रहे, ये बाहर तभी आया जब वेग नियत है। अर्थात इसके बाद की अब जो स्टेप आएगी वो केवल उसी गति के लिए आएगी जिस गति के दौरान वेग क्या होगा? नियत होगा। ठीक है कि नहीं? बात क्लियर?
आप क्या करेंगे, s की जगह उच्चतम सीमा माइनस s की जगह निम्नतम सीमा, ऐसे सोल्व करते हैं। v वेक्टर, अब यहाँ केवल क्या बचा dt, यहाँ केवल क्या बचा dt, dt का समाकलन करेंगे t1 से t2 तक। एक बात मेरे को याद आई, ध्यान रखिएगा ये स्टेप्स अगर आप जब तात्क्षणिक वेग मैंने पढ़ाया था, आपने नोट्स बनाया और तात्क्षणिक वेग पढ़ाया था, तभी ये समीकरण आई थी, क्योंकि तब मैंने बोला था तात्क्षणिक वेग पता है, विस्थापन निकालना, क्या करेंगे समाकलन। लेकिन आप वहां देखिएगा मैंने इसका समाकलन तो ये लिख दिया था s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर, क्योंकि वहां केवल क्या था ds था, तो ds का समाकलन तो केवल s आएगा। लेकिन वहां मैंने इसका समाकलन सोल्व नहीं किया था, क्यों, क्योंकि वहां मेरे को ये नहीं पता था कि वेग समय पर कैसे निर्भर करता है, और बस मैंने RHS में केवल ऐसा था, ऐसा लिखा था s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर समाकलन v वेक्टर dt t1 से t2 तक। क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहां मेरे को नहीं पता था कि वेग समय पर कैसे निर्भर कर रहा है। लेकिन आज अपन एक पर्टिकुलर केस स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर वेग नियत है, और वेग नियत होने की वजह से मैंने इसको बाहर ले लिया। कल को वेग नियत नहीं होता तो मैं बाहर नहीं ले पाता, तो अगर मेरे को इसका समाकलन करना है तो वेग को किसके रूप में लिखना पड़ता, समय के रूप में लिखना पड़ता। लेकिन किस्मत अच्छी है, वेग नियत है, तो इसके बाद की ये जो सारी स्टेप्स आएगी वो केवल उस गति के दौरान आएगी जिसके दौरान वेग क्या रहेगा, नियत। तो s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर, t की जगह उच्चतम सीमा माइनस t की जगह निम्नतम सीमा आ गया। इस s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर को s लिख दें, v वेक्टर t2 माइनस c1 को t लिख दें, तो ये आ गया विस्थापन बराबर वेग इनटू समय आ गया। अब अगर अपन त्वरण देखना चाहें, त्वरण क्या होगा, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। चूंकि एक समान गति के दौरान वेग नियत है, तो ये वेग नियत का कौन सी गति के दौरान है, एक समान गति के दौरान नियत है। अगर एक गति एक समान नहीं है, वेग बदल रहा है, तो वेग समय के साथ बदलेगा, तो वेग समय के साथ बदलेगा, तो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन 0 नहीं होगा। लेकिन हाल फिलहाल वेग नियत है, तो त्वरण क्या हो गया, 0। तो यही समीकरण मैंने इस कलन विधि द्वारा निकाल ली है। तो ये बात हुई भैया लोगों एक समान गति के बारे में। कल अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे असमान गति, और असमान गति बोले तो त्वरित गति, और त्वरित गति के अंदर सबसे पहले कौन से स्टडी करेंगे, एक समान त्वरित गति। ठीक है, आज के लिए बहुत है, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे।